नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आज हम राजस्थान के जनपद पढ़ने वाले हैं। जो कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसकी हमने 2 क्लास पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो आज बात करेंगे राजस्थान के जनपद हैं। आज से हम इनके अंदर जो भी मोस्ट हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, ठीक है। कितने जनपद हैं? 16। देखिए, जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था, ठीक है। और अनेक हैं जो कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद कहलाता है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि सीवी जनपद, तो सीवी जनपद चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है सीवी जनपद, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगली बात करते हैं मत्स्य जनपद। आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम यहाँ पर ऋग्वेद में हुआ है। तो मत्स्य जाति का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अलावा शतपथ ब्राह्मण है और जो कौशिक की जो उपनिषद है उसमें भी यहाँ पर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला जो इसके अंदर मोस्ट है, मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, ठीक है। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है, देखिए एक मिनट, मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर, बेराट। कहाँ पर है? विराटनगर। यहाँ पर बेराट से प्राप्त जो अशोकल शिलालेख हैं और अन्य मौर्ययन अवशेष इस तथ्य की यहाँ पर पुष्टि करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार जो स्मिथ हैं उन्होंने बताया कि वे राजपूत यानी हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के इसमें को राजपूत युग कहा जा सकता है, ठीक है। ये किसने कहा था? स्मिथ ने। इसके बाद देखिए, जो वैदिक आर्य हैं, यहाँ पर वैदिक आर्य की संतान किसने बताया है? देखिए, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं और जो सीवी वैद्य हैं उन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्य के क्षत्रिय वर्ण, राजन्य वर्ण की संतान ये मानते हैं। कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ये क्या मानते हैं? स्त्रीय वर्ण से इनकी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अग्निकुंड से उत्पन्न, तो अग्निकुंड से उत्पन्न कौन मानते हैं? देखिए, चंद्रबरदाई हैं, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान। इन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, यहाँ से भी किसे बनता है कि पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई के द्वारा। तो पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, ठीक है। तो अग्निकुंड का मत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। इसके बाद देखिए, जो अगला है, देखिए, चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ के द्वारा जो अग्निकुंड यज्ञकुंड से की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला जो मत है, सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है, ठीक है। नागर ब्राह्मण से किन्होंने बताई है? डॉक्टर D.R. भंडारकर। राजपूतों के ब्राह्मण वंश होने के साक्षी के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोले शिलालेख का यहाँ पर उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो बिजोले शिलालेख का उल्लेख कौन करता है? डॉक्टर भंडारकर। इसके बाद देखिए, विदेशियों की संतान, तो विदेशियों की संतान किसने बताया है? राजस्थान के इतिहास लेखक जो कर्नल जेम्स टोड हैं उन्होंने लिखा है कि राजपूत शक और सिथियन जाति के वंशज थे। तो यह भी क्वेश्चन मिल सकता है कि राजपूत शक और सिथियन जाति के वंशज थे, ऐसा किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। उन्होंने विदेशियों की संतान बताई थी। इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का जो परिचय है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, गुहिल वंश व इस वंश के प्रतापी शासक।
तो सबसे पहले बात करते हैं गोहिल वंश की। देखिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहता है, मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिला जाएंगे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, और इनका जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या कहता है, मेवाड़। इसके बाद देखिए गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। यहाँ पर जो अबुल फजल हैं इन्हें क्या कहते हैं, देखिए अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल जेम्स टोड हैं इसे वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वही जो मोहना न्यासी हैं वह गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, कब, 566 के आसपास। गोहिल के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना था, बापा रावल। अब बात करते हैं यहाँ पे बापा रावल की। ठीक है, बापा रावल, इनका शासनकाल रहा था 734 से 753 ईस्वी के मध्य। देखिए राज प्रशस्ति के अनुसार जो बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक जो मान मोरी को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। देखिए तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बप्पा रावल हैं इन्होंने 734 में चित्तौड़ के शासक को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा मान मोरी को। ठीक है, बप्पा की जो राजधानी थी वो नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी मतलब लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगजी गोहिल वंश के कुल देवता थे। ठीक है, एकलिंगजी थे वो गोहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम था यहाँ पे कालभोज। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो बप्पा रावल था उनका वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ पर जाएगा कालभोज। इसके बाद देखिए बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद की रचनाकार थे कविराज श्यामल दास। तो ये पुस्तक का नाम पूछ सकता है कि जो वीर विनोद पुस्तक है उसके रचनाकार कौन थे, तो कविराज श्यामल दास। ठीक है, इसके बाद देखिए इतिहासकार सीवी वैद्य, इसकी तुलना चार्ल्स मार्टिन फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था उससे करते हैं। किसकी, बप्पा रावल की। ठीक है, कौन करता है, डॉक्टर जो सीवी वैद्य हैं वो। इसके बाद देखिए अगला शासक कौन बनता है, जयद्रथ सिंह। ठीक है, तो जयद्रथ सिंह के बारे में देखिए इनका शासनकाल था वो रहा था 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य। गोहिल के ही एक वंशज जयद्रथ सिंह ने परमारों से चित्तौड़ को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। तो जो भूताला का युद्ध है, तो भूताला युद्ध कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका वर्णन मिलता है जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को यहाँ पर हमीर कहा गया है। ठीक है, तो ये था जयद्रथ सिंह। अब इसके बाद बात करते हैं रतन सिंह की। ठीक है, देखिए रतन सिंह का जो शासनकाल था वो 1302 से यहाँ पर 1303 ईस्वी के मध्य माना जाता है। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। ठीक है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी ने के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी उसको प्राप्त करना यहाँ पर बताया गया है। देखिए जो पद्मावत रचना है वह किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने बताया है कि जो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उसका कारण क्या था कि जो रतन सिंह था उसकी पत्नी थी पद्मिनी, तो उसको प्राप्त करना यहाँ पर बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत को यहाँ पर मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह उसकी सेनापति गोरा और बादल यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में यहाँ पर जोहर किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के सेनापति कौन कौन थे, गोरा और बादल यहाँ पर मारे गए। ठीक है, और इनके साथ में रतन सिंह भी यहाँ पर मारा गया था। इसके बाद जो पद्मिनी थी उन्होंने 1600 महिलाओं के साथ में क्या किया था, जोहर किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस
आक्रमण का वर्णन किया है। ठीक है, देखिए जो अमीर खुसरो हैं, देखिए अमीर खुसरो भी सम्मिलित था यहाँ पर, और अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह है। ठीक है, इसके बाद देखिए अलाउद्दीन ने अपना पुत्र जो खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर यहाँ पर क्या किया, खिजराबाद। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये खिजराबाद किसके नाम पर रखा गया था? तो अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का क्या नाम रखा, खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का यहाँ पर अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद अगला जो वंशज है वो है राजा हमीर सिंह। ठीक है, देखिए अगला शासक आता है हमीर सिंह। क्या हो गया, देखिए राणा हमीर, इनका शासनकाल रहा था 1326 से 1364 ईस्वी के मध्य। हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार करके गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। ठीक है, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी यहाँ पर कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक की संख्या दी गई है किसको, राणा हमीर को। ठीक है, इन्होंने गोहिल वंश की वापस पुनः स्थापना की थी। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में की गई है। तो राणा हमीर को क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन, जो भी रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड लेवल के अंदर। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद है अगला शासक है महाराणा लाखा। तो लाखा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लाखा ने शासन किया था 1382 से 1421 ईस्वी के मध्य। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बनता है और मारवाड़ के रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, इनका विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ में होना था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि विवाह किसके साथ में हो गया, लाखा के साथ में यहाँ पर संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ में ये शर्त थी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, कि जो भी मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, हंसाबाई का पुत्र, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। और चूड़ा को राजस्थान का यहाँ पर भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, राव चूड़ा को। राणा लाखा के समय जावर महेश से चांदी व शीशा देखिए बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय एक बंजारे ने पिछड़ा झील का यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि पिछड़ा झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो लाखा के शासन काल में। ठीक है, इसके बाद अगला शासक बनता है महाराणा मोक्कल। देखिए मोक्कल ने शासन किया था 1421 से 1433 ईस्वी के मध्य। मोक्कल महाराणा लाखा व हंसाबाई का यहाँ पर पुत्र था। ठीक है, 1433 ईस्वी में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महापा पुवार के साथ में मिलकर यहाँ पर हत्या कर दी थी। इसके बाद में महाराणा कुंभा यहाँ पर शासन बनता है। उन्होंने शासन किया 1433 से 1468 के मध्य। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, इसके बाद देखिए 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके यहाँ पर बंदी बना लिया गया। तो सारंगपुर का युद्ध कब होता है, 1437 में। इस विजय के उपलब्धि में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, इसके बाद देखिए 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी देखिए 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की संधि होती है। तो चंपानेर की संधि कब होती है, 1456 में। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, लेकिन कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता यहाँ पर बताता है। ठीक है, इसका जो शिल्पी था वो मंडन था।
कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी व श्रृंगाश्वरी का मंदिर बनवाया और एक लिंग जी का विष्णु मंदिर, राणापुर के मंदिर बनवाए जो अपनी विशालता एवं दक्षिण कला की गाड़ियों पर अद्भुत माने जाते हैं। इसके बाद देखिए कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था। संगीत राज, संगीत मीमांसा और स्वर्ण प्रबंध इनके द्वारा रचित ग्रंथ थे। साहित्य ग्रंथों और प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से यहाँ पर विभूषित किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो देखिए अगला शासक आता है राणा सांगा। राणा सांगा ने 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य में यहाँ पर शासन किया था। ठीक है। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा ने 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनाता है। तो महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक कब बना था? 1509 में, और इनको किस नाम से पुकारा गया? हिंदूपत। ठीक है। इसके बाद देखिए 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में जो कोटा के अंदर है, खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। ठीक है। इसके बाद में राणा की सेना ने बांडी, धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। इसके बाद देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में। ठीक है। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और यहाँ पर आगरा पर भी ये अधिकार कर लेता है। ठीक है। इसके बाद देखिए खानवा के मैदान में सांगा पराजित हो जाता है और फिर वापस होता है बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी के मध्य में। उसने बाबर की सेना को यहाँ पर पराजित किया था बयाना के युद्ध में। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है वापस। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। ठीक है। देखिए 17 मार्च 1527 को यहाँ पर कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। खानवा के मैदान में होता है और बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। इसमें तोपखाने और तुलुंगा पद्धति के कारण बाबर यहाँ पर विजय हो जाता है। यहाँ पर बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था और तुलुंगा पद्धति भी अपनाई थी। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब सांगा ने अपने पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल बना हुआ है। तो सांगा की समाधि कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात में राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य यहाँ पर मेवाड़ का शासक बनता है। ठीक है। अब आता है राणा उदय सिंह। देखिए राणा उदय सिंह की बात करते हैं। इन्होंने शासन किया था 1537 से 1572 ईस्वी के मध्य। पन्नालाल ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से यहाँ पर बचाया था। ठीक है। उदय सिंह को बचाकर यहाँ पर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक कब होता है? 1537 में। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और उदय सागर झील व मोती नगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया। तो उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यहाँ पर किले की रक्षा का जो भार था वो जयमल पत्ता को सौंप कर वो झोपड़ी में चला गया था पहाड़ियों के अंदर। तो किले की रक्षा के दौरान जयमल व पत्ता वीरगति को प्राप्त हुई। अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा किले के बाहर उनके हाथियों पर सवार पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई। किसने? उदय सिंह ने। इसके बाद देखिए आता है महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा प्रताप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका शासन रहा था 1572 से 1597 की ईस्वी के मध्य में। इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़
दुर्ग में। ठीक है, 9 मई 1540 को जन्म होता है कुमलगढ़ में। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने हैं। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्ट मंडल यहाँ पर भेजे थे। पहला भेजा था जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा है भगवान दास और चौथा टोडरमल। तो उनका क्रम पूछता है कि सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को। दूसरे नंबर पर था मान सिंह, तीसरे पर भगवान दास और चौथे नंबर पर टोडरमल। ये कौन भेजता है? अकबर। ठीक है, देखिए 18 जून 1573 ईस्वी को खमनोर के पास में मुगल सेना का प्रताप से युद्ध होता है, जो इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति था वो आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना का के हरावर मतलब अग्रिम दस्ता का नेतृत्व यहाँ पर हकीम कासूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर यहाँ पर जलाभिदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया और प्रताप को युद्ध भूमि से यहाँ पर दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध में अबुल फजल ने खमनोर युद्ध और बंदानी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोल ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ठीक है, देखिए यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा जाता है? दिवेर राजसमंद को। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाराणा प्रताप था उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। चावड़ के पास में बाडोली नामक जो गाँव है वहाँ पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था और बाडोली में ही महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो हल्दी घाटी को क्या कहा गया? मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर राजसमंद को मैराथन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला शासक बनता है राणा अमर सिंह 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई और 90 वर्षों से चले आ रहे इस मेवाड़ मुगल संघर्ष का यहाँ पर अंत हो जाता है। इसके बाद आता है महाराणा राज सिंह। इसका शासनकाल था 1652 से 80 के ईस्वी के मध्य। देखिए इसे 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों की प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ में शब्बीर लाखा को यहाँ पर ही भेजता है। देखिए 1658 ईस्वी में मुगल शासकों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है और आगे क्या होता है? औरंगजेब ने उसे 6,000 जात सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, उसे विवाह कर लेता है और विवाह करके राज सिंह 1660 ईस्वी में औरंगजेब को यहाँ पर अप्रसन्न कर देता है। इसके बाद में 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने यहाँ पर विरोध किया था और 1680 ईस्वी में राज सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया और इस झील के जो उत्तरी किनारे पर यहाँ पर 9 चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति शिलालेख भी लगवाया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजसमंद जो झील है उसका निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर किया गया था? तो गोमती नदी की पानी को रोककर। और इसके जो उत्तरी किनारे पर यहाँ पर राज प्रशस्ति शिलालेख भी लगवाया गया। इसके बाद देखिए संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंगी द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है। ठीक है, तो जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर यहाँ से पढ़ेंगे अपन मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के जो भी प्रतापी शासक हैं उनके बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो